Welcome to my channel. Today we will learn history chapter print culture and the modern world. We will learn this chapter in three parts because it is very lengthy and you will understand slowly. प्रिंट कल्चर यानी छपाई और आधुनिक जो ये वर्ल्ड है, संसार है, इसमें इसने कैसे मेल बिठाया. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. नाउ सी, first we learned history in different way. Nowadays we learn history in different ways. First, and some few years ago, in history we started from the early man, then we went to the civilizations, then we read all about the kings to the modern world. Like when we read about Indian history, we started from the civilization of Harappa, and then we went to the kings, and then we came to the independence, and after that till now. यानी कि पहले जब हम इतिहास पढ़ते थे तो हम शुरू करते थे पुरानी संस्कृति से, यानी कहाँ से इंसान शुरू हुआ. उसके बाद हम पढ़ते सभ्यताएं, जिसमें मेसोपोटामिया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो वगैरह वगैरह. और उसके बाद हम पढ़ते थे बच्चों राजाओं के बारे में. जैसे हम अगर संसार का इतिहास पढ़ना है तो अर्ली मैन से शुरू होते थे. पुरातन मनुष्य कैसा था, कैसे कैसे धीरे धीरे नियोलिथिक, पैलियोलिथिक वगैरह जो इंसान थे, कैसे उन्होंने पत्थर युग, पाषाण युग, ये सारे पढ़ने के बाद हम आते हैं सिविलाइजेशंस पर. और ऐसे ही थे भारतीय इतिहास पढ़ना तो फिर राजाओं पर पढ़ते. अकबर ने कैसे राज किया, अशोक ने कैसे किया, धर्म कैसे बने. फिर आते हम अपनी आज़ादी की लड़ाई पर. आजकल कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों से, 6 सालों से, the trend of reading history has been changed. Nowadays, as you have seen in 9th class, there we study about the pastoralism. चरवाहों के बारे में पढ़ते हैं. चरवाहे कौन थे, कहाँ क्या करते थे, कहाँ जाते, कहाँ आते, आजकल इनकी स्थिति क्या है. पीजेंट्स एंड फार्मर्स, किसान, इनकी हालत क्या थी, पहले क्या थी, फिर कैसे बदली, वगैरह वगैरह. फॉरेस्ट्स, ये सारे हमने 9th में पढ़े हैं कि जंगल हमारे किस काम आते हैं, जंगली कानून कैसे बने, जंगल में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई, वगैरह वगैरह. एंड देयर ऑल्सो वी लर्न अबाउट क्लोथिंग, कपड़ा कहाँ से चला, इसके बारे में 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जहाँ चिंट्स वगैरह है, मधुबनी के बारे में पढ़ते हैं हम फर्स्ट चैप्टर में. और यहाँ हमने 9th क्लास में पढ़ा कि इंग्लैंड जो है, वहाँ कपड़े लोग कैसे पहनते थे, इंडिया में कंट्रास्ट दोनों का करके हमने पढ़ा था. एंड इन 9th ऑल्सो देयर इज अ चैप्टर अबाउट क्रिकेट. स्पोर्ट्स कहाँ से शुरू हुई, क्रिकेट की जन्म कहाँ से हुआ, क्या क्या इसमें चेंजेस आई, कहाँ जाकर आजकल आधुनिक युग में इसका क्या महत्व है, क्या कानून बनी है, कितनी चेंजेस आए. सो दिस इज़ हाउ वी लर्न history in before, some near about 8 to 9 years before, and nowadays we learn it like this. Now we will start with the print culture. So which are the topics that we have to cover in this chapter, in this first part. In this first part we will complete the topics, the first printed books in China, Japan. सबसे पहले जो किताबें छपती थी चाइना, जापान में. Then how it came to Europe, Gutenberg and his printing press. यूरोप में कैसे गई, यूरोपियन देशों में कैसे फैली है, गुटनबर्ग कौन था, उसकी प्रिंटिंग प्रेस ने क्या तब्दीलियाँ लाई. एंड देन वी विल लर्न अबाउट प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. प्रिंटिंग की जो ये क्रांति आई, इससे क्या क्या बदलाव आए, क्या असर पड़ा इसका समाज पर, नई पढ़ने वाली पब्लिक कैसे सामने उभर कर आई, जो धर्म थे उन पर कैसी डिबेट्स, यानी उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में क्या क्या लोग कहने लगे, इसका क्या किस प्रकार का डर लोगों के मन में था इस प्रिंटिंग के लिए. और इस प्रिंट के विरुद्ध
समाज की सोच क्या थी, क्या लोगों का डर था, कैसे लोग सोचते थे इसके बारे में। डिसेंट होता है किसके बारे में, किस जो कुछ कोई बोल रहा है उसके विचारों से सहमति ना रखना। ये सारे टॉपिक्स आज हम इसमें पढ़ेंगे, किसमें, प्रिंट कल्चर में। नाउ सी द टू डिफरेंसेस। पहले क्या थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स were what, they were handwritten materials. Anything we write with hand and we preserve it for a long time is called manuscript. And this is printing on machines. Both are same thing, both are used to preserve the material, and both have their equal ability. But now we'll see how this manuscripting changed into the printing world, and what were the backdrops of manuscripts, how it developed, and from which country it went to which, and how it came back from European countries to China type of countries, and which were the first producers of printer. प्रिंटिंग, लिखाई के जो सबसे पहले केंद्र थे वो थे चाइना जैसे देश। तो उन्होंने हस्तलिखित से कैसे इस पॉलिसी को यानी प्रिंटिंग को अडॉप्ट किया। Now here you see the map, the first printed books, from where it started. This developed in China, Japan and Korea. This is China, this is Korea, this is Japan. So the first printed books in the world started, that was from China, then to Japan and Korea. See, China, Japan, Korea. And the system here, the method which was adopted here for these books, how to write, that was hand printing. That was with hand, हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। ये सिस्टम था यहाँ पर चाइना में। चाइना से ये कहाँ कहाँ गया, कैसे गया, ये आज हम पढ़ेंगे। वी विल रीड हाउ इट स्टार्टेड इन चाइना, then to which country it went, how it was taken to European countries. This we will read today. So the first printing books were started from China, then to Japan and Korea. This method adopted here for these books to print was hand printing, that is with hand. How they wrote the books with hand, what did they do for this? Now see, printing in China from AD 594. From 594 AD it started, printing started from China. China, what was this? By rubbing paper against the surface of wood blocks. Wood blocks, लकड़ी के टुकड़े, उन पर कार्विंग की जाती। कार्विंग करने के बाद उस पर इंक लगाई जाती। कई बार पेपर उस पर रख कर उसे दबाया जाता। And sometimes these wood blocks were kept on the cloth or on the paper and it was pressed from above, यानी उसको दबाकर उस पर प्रिंट लगाए जाते। ऐसे बहुत से बनाने पड़ते थे उन्हें ब्लॉक्स। So next was accordion book. What was this accordion book? This is Chinese traditional book. वहाँ की रिवायती किताब थी ये। वाले ऐसी किताबें तैयार की जाती थी। ऑफ थिन पोरस शीट, थिन पोरस शीट, थिन पतली, पोरस हल्की हल्की उसमें होल्स होते थे। फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड, दे वर फोल्डेड एंड देन दे वर स्टिच्ड एट द साइड, एक सिरे से उन्हें स्टिच कर दिया जाता था। दिस वॉज कॉल्ड एकॉर्डियन बुक। एकॉर्डियन बुक जो थी वो चाइना की रिवायती किताब थी, वहाँ की पारंपरिक किताब थी जिसकी शीट्स जो थे, इसके कागज़ जो थे वो बड़े पतले और हल्की हल्की उसमें गलियाँ होती थी जिन्हें फोल्ड किया जाता था और एक सिरे से उन्हें स्टिच कर दिया जाता था, सी दिया जाता था। दिस वॉज कॉल्ड एकॉर्डियन बुक। सो इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन that which is a Chinese traditional book, that is accordion book. Here you can see here, this is stitched from one side, you can see it, this is the thread, here it is written printed and here it is folded. This was the method and this is how it is stitched. Now is calligraphy. What is calligraphy? Skilled craftsman, remarkable accuracy,
duplicated in stylish writing. Calligraphy means to write in a fashionable way, in a stylish way. एक खूबसूरत तरीके से लिखाई करना. You can see here, this is called calligraphy. Writing in a beautiful, skilled way. Calligraphy कौन करते हैं? Skilled craftsmen. Those who were skilled, जिन्हें इसमें महत्ता प्रदान थी, जिन लोगों के पास ये कारीगरी बखूबी थी, वो करते थे ये लिखने का काम. And remarkable accuracy. Accuracy means speed was very much, too much speed. बहुत ही तेज़ी से काम करते थे और इतना तेज़ी से करते थे. Doing in fast also, this writing was done very beautifully. When the writing is done in a beautiful, stylish way, and that too in a speed, and there are no mistakes, that is called calligraphy. Calligraphy means a way of beautiful writing which is written by skilled craftsmen. कारीगर लिखते थे इसे, जो इसमें माहिर थे. And now in China, see how imperial state. Imperial state means राजपाट, यहाँ जो राज करने वाले राजे थे. That is dynastic rule. All over the China there was rule of Han dynasty. Han dynasty major producer of printed material. Han dynasty में ये printing material शुरू हुआ. And China was the major producer. Major producer means the country where printing material was done in bulk. No other country did this work. See, because huge bureaucratic system. Why was it a major producer? It was a very big country. A great dynasty ruled it, that was Han dynasty, and bureaucracy. So there were many ministers, officials who worked in this dynasty. So civil services examinations were arranged. Children sat in the civil service examinations. They gave exams and then they were elected as ministers, as officials. So for this civil service examination, vast textbooks were needed. Vast, in huge. Number was very huge. So they were printed in a vast, in bulk. Bulk means many books were printed. Sponsored by the imperial state. Sponsoring, who spent money on this? The money spent was by the imperial state. That is the king who ruled. He spent money. यहाँ पर एक बड़ा राजपाट था हान वंश का, जिसमें बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे न्यायाधीश, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी थे. एंड दे वर ऑल इलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस वो देते थे. एंड फॉर दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस देयर वर नीडेड many बुक्स so that children could read it, and these were sponsored. इस पर खर्चा कौन करता था? That was imperial state, that is the king. राजपाट जो चलाते थे वो इस पर खर्चा करते थे. Print volume increased as candidates number went. जैसे जैसे गिनती बच्चों की, लोगों की बढ़ती गई for the civil service examination, as the number of the candidates increased who were giving civil service examinations, the print volume increased. So the books were also printed in much number, that is in bulk. उनकी गिनती भी बनती गई. From which time? From 16th century, 16वीं सदी से. तो इमेजिन करो, from 16th century civil services examinations were there in China. चाइना जैसा बड़ा देश जहाँ पर हान डायनेस्टी रूल करती थी. दे हैड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेसी. ह्यूज ब्यूरोक्रेसी मीन्स बहुत बड़ा राजपाट था उनका. सो दे नीडेड मैनी मिनिस्टर्स, मैनी ऑफिशियल्स, मैनी यू से judiciary was very big. So all these people who were elected for this huge bureaucracy, they had to give civil services examination. So as the number of these persons, these candidates increased who were giving civil service examination, the number of printing books also increased.
from 16th century. Now in 17th century printed diversified. Diversified means इसमें नई नई चीज़ें प्रिंटिंग में आ गई, नए नए तरीके की किताबें, and many new things added in this printing world. That is, it was not only limited to the civil service examination books. How this came? Because reading became a layer activity. Layer means time pass. When you are free, you have no work, how will you pass your time? So for this, the reading was the thing which was adopted by the people. लोगों ने पढ़ने को एक अच्छा साधन बना लिया अपना समय व्यतीत करने का. तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ना शुरू किया? पोइट्री, कविताएं, रोमांटिक प्लेज, नाटक, ऑटोबायोग्राफीज, लोगों की जीवनियाँ, जिसे फिक्शंस कहते हैं. फिक्शंस होती हैं छोटे नाटक, छोटे खेल, वो सारे इसमें लिख रहे हैं. वर प्रेफर्ड, लोग इन्हीं तरजीह देने लगे. दे गेव इम्पोर्टेंस टू पोइट्री, पोएम, प्रोज, रोमांटिक प्लेज, autobiographies. When they read all these things, when they were free, they had no work that time to pass their time, they started reading all these things. So in printing world, the poetries were printed, romantic plays were printed. These were the change which came. Merchants collected trade information. Merchants started collecting knowledge about trade. What is new going on in trade? How is it increasing? Where it is increasing? What are the downfalls coming in which place? These all informations were collected by the merchant. Through what? Through printing material. So a new thing also took place in the printing. व्यापारी जो थे वो व्यापार की पूरी जानकारी लेते थे. कहाँ व्यापार करने में घाटा है, कहाँ फ़ायदा है, किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में घाटा पड़ना है. ये सारी चीज़ें व्यापारियों को किससे मिलने लगी? प्रिंटिंग मटेरियल से. तो प्रिंटिंग मटेरियल के क्षेत्र में एक नई चीज़ जुड़ गई. दैट वाज ट्रेड इंफॉर्मेशन. रिच वुमेन, जो अमीर औरतें थीं, वो किताबें पढ़ने लगी. दे स्टार्टेड रीडिंग. स्कॉलर ऑफिशियल्स वाइफ्स, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो सरकारी लोग थे, उनकी जो पत्नियां थीं, देयर वाइफ्स, दे स्टार्टेड राइटिंग पोइट्रीज, प्लेज एक्सेट्रा, एंड देन स्टार्टेड प्रिंटिंग देम. सो एंड कोर्टिसन्स. कोर्टिसन्स मीन्स जो मंत्रिमंडल थी, वो सारी क्या करने लगे? दे स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर वर्क्स, दैट इज देयर बायोग्राफीज. जैसे अपनी अपनी जीवनियाँ वो लिखने लगे और उन्हें वो प्रकाशित करवाने लगे, प्रिंट करवाने लगे. सो दीज वर द थिंग्स विच took place in printing. So this diversified means नई नई चीज़ें उभर के आगे आने लगी. Now reading culture brought changes in China. This reading culture, this change brought a great change in China. What this change was? In late 19th century, Western powers established in China. Western powers, पश्चिमी जो शक्तियाँ थी, लाइक ब्रिटेन, दे केम टू चाइना. ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड सेटिंग इन चाइना. यू कैन सी हियर फ्रॉम वेस्टर्न दे केम टू चाइना. प्रिंटिंग प्रेसेस केम हियर. प्रिंटिंग मटेरियल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू चाइना. सो प्रिंटिंग टेक्निक्स, नई नई तकनीकियाँ, न्यू वेज ऑफ प्रिंटिंग. Mechanical presses, that it is mechanical presses means printing machines also started coming. Imported means वो खरीदी जाने लगी. Shanghai became a hub of printing and adopting western style. Shanghai, यहाँ आप देख रहे हैं, ये है शंघाई. शंघाई बहुत बड़ा शहर है चाइना का. इट्स अ बिग सिटी ऑफ चाइना. This became a hub. Hub means a very big huge place of printing. सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग शंघाई में होने लगी. एंड दे अडॉप्टेड विच स्टाइल? वेस्टर्न स्टाइल. पश्चिमी जो स्टाइल था उसे उन्होंने पूरी तरह अपना लिया. ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे. ग्रेजुअली हैंड प्रिंटिंग शिफ्टेड टू मैकेनिकल प्रिंटिंग. धीरे धीरे हाथ से लिखे जाना वाला काम वो मशीन्स पर प्रिंट होना शुरू हो गया. दीज वर द चेंजेस दैट केम इन चाइना. दैट इज
From European countries, printing presses came. To China, printing material came. European countries started establishing in China. They started becoming powerful here. Here, this Shanghai city, that became a hub, that is the main center of printing, and they adopted completely the Western style of printing. And in 17th century, we saw that women started reading, time passing became reading, so poetries, romantic plays, all these started to be printed. And officials' wives, scholars' wives, they started writing one-act plays, poetries, etc. Even courtiers, that is Mantri Mandal, they also started writing their biographies. Now, from China, this came to Japan. Who brought this to Japan? They were Buddhist monks. And what was come here? That was wooden blocks, wooden block prints. See here, print in Japan. जापान में प्रिंटिंग कब शुरू? नियर अबाउट ही सेज इन 768 to 770. Chinese Buddhist missionaries introduced printing. चाइना से जो बुद्धिस्ट, we know that Buddhism was spread in China through Fahian. Fahian यात्री था. He was an explorer who came to India to learn Buddhism. He took many books of Buddhism, many images of Buddha to China, and he spread Chinism completely in China. And from China, this was these missionaries, these Buddhist monks, they introduced this printing in Japan. They took this printing to Japan. So now this printing was transferred from China to Japan. Oldest Japanese book. This also comes in 1 mark almost. What is the name of the oldest Japanese book, which was first written in 868 AD? The Buddhist Diamond Sutra. बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखी गई, डायमंड सूत्रा. डायमंड सूत्रा, व्हाट इट हैड? टेक्स्ट ऑफ 6 शीट्स. 6 शीट, 6 पन्नों का, बड़े बड़े पन्नों का मटेरियल था. रिटन वुड कट इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशंस होती हैं पिक्चर्स, बेल बूटे जो बनाए जाते हैं. द पिक्चर्स दोज आर प्रिंटेड इन द बुक. डिजाइनिंग विच इज डन, that is called illustration. That was wood cut. They were printed by wood blocks. Wood blocks is the thing which we got from China. It was in China first. So this is the Diamond Sutra. It is a small picture shown here. Here is the written material. Here is the picture printed. So this was the oldest book in Japan, and it was in 868 AD, which has text of 6 sheets, and the pictures, the other decoration was done with wood cut, that is wooden blocks. What type of printing material was there in Japan? Books were cheap, सस्ती, and in abundant. गिनती बहुत थी. In vast. In medieval Japan, medieval होता है मध्यकालीन. जापान में मध्यकालीन इतिहास होता है जो. Poetry, prose regularly published. Poetry and prose. Poetry कविताएं, prose लेख, कथा कहानियाँ. They were regularly published. Regularly means रोजमर्रा प्रिंटिंग होती थी. Pictures on textiles. Textile कपड़ा. On cloth. The printing was done with wooden blocks. Playing cards, ताश के पत्तों पर, and paper money, that is currency. They all were printed with wood blocks. Visual material flourished. Flourished होना है तरक्की में आना. They were in huge urban circles. Urban circles शहरी इलाकों में. Visual materials, that is how people are working. उसे ओकायो कहा जाता था. The daily workers
वर्किंग कैसे होती है. At Edo, Edo is the past name of Tokyo. Nowadays we call it Tokyo. Tokyo is the main city of Japan, and we say it is the capital of Japan. Visual material, that is दिखाई जो देता है. That flourish means it spread fastly, काफ़ी तरक्की पर था. इन अर्बन सर्कल्स, अर्बन शहरी इलाकों में. दैट इज वी से ladies doing a painting, fetching water, all these type of pictures were printed. And Edo, this can come in one mark. What was the first name of Tokyo? It was Edo. Paintings were full of urban culture, शहरी जीवन, how the city people lived, what type of clothes they wear. These paintings were full of that, showing life of cities, involving artists, कारीगर, उनको भी साथ लिया जाता. टी हाउस गैदरिंग्स, पिक्चर्स ऑफ टी हाउस गैदरिंग्स, जहाँ लोग बैठ के चाय पानी पीते हैं, छोटे छोटे होटल एक्सेट्रा. It was full of these pictures. Paintings were full of these things. Libraries and bookstores, hand-print materials. They had hand-print materials like books on women, calculations, tea ceremonies, cooking, famous places. Libraries and bookstores, they all were they thought that they were for rich people, so they were full of hand materials, because hand material was not cheap. So they were cheap, and they were full of books on women. औरतों पर किताबें लिखी गई. कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स, टी सेरेमनीज, जो कोई बड़ी बड़ी पार्टीज हुई, एंड कुकिंग, the way of cooking, which dish how is to be cooked, and famous places of Japan. All these were printed, and these we could get only in libraries and bookstores. So how this Japan country, they adopted this from which, from where? That is from China. And who bought it? That is Buddhist missionaries. First book was Diamond Sutra, that was written in 868 AD, and it has a text of 6 sheets, and illustrations were done with woodcut, that is wooden blocks. And these books were cheap, and they were in abundant in very big number. So medieval Japan, that is मध्यकालीन जापान का जो इतिहास है, वहाँ the prose and poetries were regularly published. Pictures on textiles, playing cards, paper money were printed. So these visual that could be seen were developed very fastly in the urban areas of Japan, that is Edo, Tokyo. Edo was the oldest name of Tokyo. And paintings were full of what? Urban culture, and involving artists, that is tea house gatherings, etc. Libraries and bookstores were full of handprint materials. Now from China, this wood block print technology was invented in China. ये चाइना की देन है, wood block printing. And from here it came to Korea. From here it came to Japan. In Japan it was bought by Buddhist missionaries, as we have studied first. And from China it traveled to Italy. To Italy, who bought it? That person's name was Marco Polo, who brought this wood block printing to Italy. From where? From China. Now, China was producer of silk, spices, paper, printing. We can see China was the first producer of all these things. A great country. First he produced silk, then spices, masale, paper, कागज, and then is printing. फिर printing भी शुरू की. That is, all these things started from China only.
एंड फ्लो टू यूरोप, फिर ये यूरोपियन देशों में फैल थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट मीन जिस रास्ते से सिल्क यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाया जाता था, उसी रास्ते से मसाले कागज़ वगैरह भी वहाँ पहुँचे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स आर द पर्सन्स हु राइट ब्यूटिफुली एंड हु आर experts in writing. They only wrote manuscripts, that is handwritten material. Now we will learn about Marco Polo. See here, this is wooden block print from China. He took it to Italy in 1295. Now we will see who was this Marco Polo. Marco Polo was an Italian. He was mainly from Italy. A great explorer, lived in China for a long time. Explorer, ये एक यात्री था, like Fayan who came to India. ठीक है, same way this was, he was a traveler who learnt new things from different parts of the world and took them to his country, that is Italy. एक बहुत अच्छा यात्री, बहुत बड़ा यात्री जो अलग अलग देशों में जाता, घूमता फिरता, वहाँ की खास चीज़ों को सीखता और अपने देश में लेकर जाता। सेम वे ही लिव्ड इन चाइना फॉर लॉन्ग टाइम, लंबा समय वो चाइना में रहा। रिटर्न्ड इटली विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग नॉलेज। ही केम बैक टू इटली विद विच नॉलेज? विद वुड ब्लॉक नॉलेज। From where did he get it? From China. From Italy it spread in other parts of Europe, and from here it spread to Germany, to France, etc. That is all European countries, to Britain. And from Italy it spread to other parts of Europe. Luxury editions. Luxury editions में luxury होती है आरामदायक, यानी अमीर लोगों के लिए जो लिखा जाता था, दैट वॉज हैंड रिटन, हाथों से लिखा जाता। ऑन एक्सपेंसिव वेलम, वेलम जो चमड़ा, लेदर ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड वेलम। एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी कॉस्टली, एंड दिस वॉज ओनली फॉर whom? फॉर luxurious people. Luxurious people means those who were rich persons, उनके लिए लिखा जाता पशुओं के चमड़े पर, जो काफ़ी कीमती था, और ये कैसा था? हस्तलिखित थी। दैट इज़ वाई इट वॉज कॉल्ड लग्जरियस एडिशंस. दिस वॉज नॉट फॉर कॉमन पीपल. चीप बुक्स फॉर मर्चेंट्स, सस्ती किताबें व्यापारियों के लिए, एंड स्टूडेंट्स, एंड फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले बच्चों के लिए. Now we will see, we saw what? That China was the main producer of silk, who produced silk first, spices first, paper and printing. And from China they all were taken to Europe. Through which? Through silk routes. And manuscripts were written by whom? By scribes. Who were these scribes? They were expert persons in handwriting. And Marco Polo, an Italian who was a great explorer, he lived in China for a long time. This person went to different countries, learned different new techniques of that country, and brought all the techniques to Italy, his country. And he lived in China for a long time, from where he learned the knowledge of woodblock printing. And with this he came to Italy. Then he spread this to different parts of Europe, that is to Britain, to France, to Germany, etc. And for luxurious people, it was a handwritten material which was written on costly vellum. Vellum is skin of the leather made of skin of animals. Cheap books, सस्ती किताबें, they were only for merchants and students. वो बच्चों के लिए और व्यापारियों के लिए ही थी. See, this is wood block
and from Italy it spread to Ukraine, to German, to Sweden, to Britain, to France and Denmark, Finland, etc. This wood block, who brought it to Italy? Marco Polo. And from Italy they spread to all over the European countries. And we read there from Silk Route. Silk. First it was transferred to this route, to European countries. See, it started from China to northern India, Asian countries, and Parthian Empire. This Silk Route was 7,000 miles. Silk Route 7,000 मील लंबा था ये Silk Route. ठीक है, then it was taken to Roman Empire, and this route was taken for spreading the spices from China, then paper, and then printing, that is wood block printing, which was taken to Italy by Marco Polo. This was the route which was adopted for all these things to take them to European countries. Now, booksellers became exporters. How? Booksellers. See here, he is a scribe and he is an expert who writes the books in a stylish way, जिसे हम कैलीग्राफी कहते थे, हैंड रिटन मटीरियल. हाउ दीज बुक सेलर्स हु सोल्ड बुक्स, दे बिकेम एक्सपोर्टर्स. एक्सपोर्टर्स दूसरे देशों को भेजने लगे. हाउ? डिमांड्स ऑफ बुक्स इंक्रीज बिकॉज we have learned before that to pass their leisure time when they were free, people started reading books, so demands for books was increased. मांग बढ़ने लगी. Books were exported, that is why they were exported, sent to different parts of the world. They were sold there. Book fairs were held. Book fairs, मेले लगाए जाने लगे in different parts of the world. New ways adopted for handwritten manuscripts. नए नए तरीके अपनाए जाने लगे ताकि so that books were printed in bulk. For this in place of these handwritten manuscripts, क्योंकि हस्तलिखित handwritten books could not compile the demand, उसे पूरा नहीं कर पाती थी. उसे पूरा करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाने लगे. Book sellers also employed scribes. They also employed scribes. वे इन लोगों को काम पर रखने लगे. One seller had 50 scribes almost. एक बुक सेलर के पास कम से कम 50 ऐसे कलाकार थे जो लिखते थे किताबें with hand. They copied, they duplicated the material, but in a stylish way. They were experts in doing this work. So how did they become? What did they do? As the demand increased, so the books were exported. For this, what did they do? They held book fairs. New techniques were applied so as to fulfill the demand. What these booksellers, what did they do? Along with the printing material, they started employing these scribes. One bookseller had near about 50 scribes under him who were working under him, who were writing books for him, were duplicating the books. किताबों की जब डिमांड बढ़ने लगी तो किताबें जो हैं वो दूसरे देशों को भेजी जाने लगी, इसलिए उनकी डिमांड भी बढ़ी, क्योंकि दूसरे देशों में मांग बढ़ी तो बेची जाने लगी. अब इनके लिए क्या होने लगा? किताबों के मेले लगने लगे. नई तकनीक अपनाई जाने लगी इस हस्तलिखित काम को बढ़ावा देने के लिए, ताकि किताबों की मांग पूरी हो सके. एंड एक बुक सेलर जो था उसके पास 50 स्क्राइब्स थे जो खूबसूरत लिखाई में लिखते थे, जो माहिर थे लिखने में, जो डुप्लीकेटिंग करते थे मटेरियल का. ड्रॉबैक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसमें बड़ी खामियां थी जो हस्तलिखित मटेरियल था. सबसे पहले जो हाथ से लिखते थे वो पाम लीव्स पर लिखते थे, उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल. दैट वाज रिटन ऑन पाम लीव्स which was very difficult to preserve, which was very difficult to you say carry over from one place to another. Then on wooden big blocks
that was also very difficult, and it was also eaten by insects. Then came on papers, on clothes पर, कपड़ों पर आपने देखे होंगे, जैसे आप देखते हो सीरियल्स लाइक चंद्रगुप्त, अशोका द ग्रेट, इन दैट यू सी दी संदेश वाक्स, जो संदेशा मैसेंजर्स जो है, they take their messages of the king on the written material that was written on the clothes. So these all, but they were all very you say expensive to preserve, because it was all eaten by insects, they were destroyed. So now we will see what were the back drawers here. Could not fulfill the demands. It took a long time to writing in with hand. हाथ से लिखने में किताब बड़ा समय लगता है. So the demands could not be fulfilled. Expensive, laborious and time consuming. This handwriting by the scribes were very expensive. बहुत पैसा लगता था. And payment, because payment was also given to them. Material also was taken, brought. सब कुछ खरीदना पड़ता था, फिर उन्हें पैसे भी देने जो लिखते हैं. Laborious, मेहनती काम था. कितने कितने दिन, महीनों लग जाते लिखने. टाइम कंज्यूमिंग, समय बड़ा लगता था. एंड देन वर फ्रजाइल, वीक, कमज़ोर थी ये चीज़ें, संभाली नहीं जा सकती थी. ऑकवर्ड टू हैंडल, संभालने में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में भी बड़ी मुश्किल थी. ऑकवर्ड, बड़ी डिफ़िकल्ट टू कैरी दम, नॉट ईजी टू कैरी. देखने में बड़ी बुरी लगती थी, इतना बड़ा बड़े दस्तावेज आप उठा के लेके जा रहे हैं. इट डिड नॉट लुक नाइस टू कैरी दीज थिंग्स, एंड इट वॉज नॉट ऑल्सो ईजी टू कैरी सच ए बिग बुक. एंड सर्कुलेशन वॉज लिमिटेड. Circulation was limited means this could be carried to only limited places. You could not carry for a long period and walk with them for a long time. Wood block became popular, and now instead of this handwritten material, wood block printing took place. That became popular. Was used to print textiles, and this wood block was used for what? Printing clothes, प्लेइंग कार्ड्स, ताश, रिलीजियस पिक्चर्स. जैसे हम कहते हैं भगवान की जो तस्वीरें उसे छापने के लिए, रिलीजियस पिक्चर. एंड हियर इट वाज क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म इन चाइना एंड क्रिश्चियनिटी इन यूरोप. सो दे प्रिंटेड हुज पिक्चर्स ऑफ बुद्धा और ऑफ जीसस क्राइस्ट. देयर वाज नो नीड फॉर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. There was need for quicker and cheaper production of books. Sorry beta. Need. It was a you can say in Hindi, it ज़रूरत बन गई समय की. It was the need of the time that work should be done quickly and cheap. सस्ता होनी चाहिए production of books. But this was not. Manuscripts जो थे वो महंगे पड़ते थे. So what were the drawbacks? What was the you say, why did it come to downfall? Or you can say इसमें कमियाँ क्या थी? First of all, it was they could not fulfill the demand. They were very expensive, laborious and time consuming, and fragile and awkward to handle. Carrying was not easy. Their circulation was limited, and the much thing that came was when Marco Polo came, he brought with him wood block. So wood block printing became popular, which was printed on textile, playing cards, religious books, etc. And the need of the time was for quick and cheap production of books. In हिंदी में अगर हम इसे समझाएं तो बेटा जो भी मैंने आपको ये समझाया under different topics, they are different questions also. These all are single questions, and you can take these points as their answers also. They are their answers. So जो डिमांड थी उसे ये हस्तलिखित जो सामान था ये पूरा नहीं कर पा रहा था, और ये कीमती भी पड़ रहा था, मेहनत भी बहुत लगती थी, समय भी बड़ा लगता था, और सबसे बड़ी बात है ये कमज़ोर थे, वीक थी ये चीज़ें. इन्हें हैंडल करना, इन्हें संभालना बड़ा ही मुश्किल था. एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये अच्छा नहीं लगता था.
और इन्हें कैरी करना यानी लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल था। इन्हें कुछ इलाकों तक ही सीमित रखा जा सकता था। और ख़ास चीज़ जो यहाँ उभर कर आई वो थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी लकड़ी से प्रिंट करना, लकड़ी की ब्लॉक बनाकर उससे प्रिंट करना। और ये प्रिंटिंग किस पर होती थी? कपड़ों पर, ताश के पत्तों पर और धार्मिक जो पिक्चरें थी, तस्वीरें थी। और समय की मांग क्या थी कि फास्ट हो, तेज़ी से और सस्ते में किताबों की प्रोडक्शन की जाए। दिस वॉज दी you say drawbacks and how the booksellers became exporters. Now you see, from western countries these material of printed books came to China, came to Japan, came to you say Russia, Mongolia, etc. Yani all this material came to eastern countries from western countries. And book fairs, मेले भी लगते थे यहाँ पर किताबों के, ताकि लोगों को इनकी जानकारी मिले, so that people come in contact with the books, they start reading books. All this material came to eastern countries from the western countries. Book fairs were held so that people come into contact with the books and start reading the materials. Then only they could be sold in bulk. Now we will learn about Gutenberg. Who was this Gutenberg? And the printing press. This person is Gutenberg. His full name was Johann Gutenberg. He was of Germany. He was son of a merchant, seen olive and wine presses. ये व्यापारी का बेटा था, सन ऑफ ए मर्चेंट। इसके पता व्यापार किसका करते थे? ऑलिव ऑयल का और वाइन का। एंड इन हिज हाउस और इन हिज फार्म हाउस देयर वर मशीन्स विच वर यूज्ड टू टेक ऑयल आउट ऑफ ऑलिव। ऑलिव लौंग से तेल निकालते थे, वाइन बनाते थे। कैसे प्रेस किया जाता? दीज हाउ इट वर दे वर प्रेस्ड, हाउ द मटीरियल केम आउट ऑफ इट, दिस ऑल वॉज सीन बाय गुटेनबर्ग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से वो इसको देखता आ रहा था, बिकॉज हिज फादर वॉज ए मर्चेंट एंड दिस वर्क वॉज डन इन हिज फार्म हाउस। ही वॉज ए ग्रेट मर्चेंट ऑफ olive oil and wine. So he knew the art of polishing stones, because that work was done in his farmhouse when this oil was taken out from olive or wine was made. So he knew the art. उसे इस कला का पता था कि stones को कैसे polish करना है, कैसे उन्हें साफ करना है। Expert in creating lead molds. lead धातु होता है, सिक्का जिसे कहते हैं, उससे बनते हैं मॉल्ड्स। ट्रिंकेट्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स उसके अंदर वो डाल के मटीरियल उसको से छपाई की जाती है अक्षरों की, वन सिंगल अल्फ़ाबेट। ही वॉज एक्सपर्ट, वो माहिर था टू क्रिएटिंग लेड मॉल्ड्स, वो ढांचा बनाने, वो सांचा बनाने में ही वॉज एक्सपर्ट। मॉल्ड्स होते हैं सांचे जो बनते हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे पर सांचे रखे होते हैं जिसमें वो चाइना क्ले डालकर एंड देन दे मेक दी स्कल्पचर्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स and made model of printing press. From this knowledge, he tried to make a machine which could print the material that was written by hand. So he made a model of a printing press, of a printing machine. उसने एक मॉडल तैयार किया। In 1430, first printing press at Strasbourg, Germany. 1430 में इसने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई एट स्ट्रासबर्ग, विच वॉज ए
place in Germany. And the person who made this first printing press was Johann Gutenberg. This question is very important. Name of the person, his machine, what knowledge he had, and from where did he have. He had the knowledge of polishing stones, and he was creating lead molds, which helped him in making the printing press. And he was a son of a merchant. So he made a model of printing press, and in 1430 he made the first printing press. The place was Strasbourg in Germany. System was perfected in 1448, and this system of perfect printing was made till 1448. And the first printed book was Bible. And this Bible he printed 180 copies in 3 years. 3 सालों में. Now we'll see. I'll describe you in Hindi. व्यापारी का बेटा था जो लौंग का तेल निकालते थे और वाइन बनाते थे. एंड बाई प्रेसिंग, दबाकर, उसकी फार्म हाउस पर ये मशीनें थी. यहाँ से उसे पूरी नॉलेज थी कि पॉलिश पत्थरों को कैसे करना है, और जो लेड यानी जो धातु है उससे मॉल्ड्स यानी सांचे कैसे तैयार करने. लेड कहते हैं जो होते हैं जिससे हम कली करते हैं उससे, और ट्रिंकेट्स होते हैं जो छोटे छोटे हम अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं. सबसे पहले उसने एक मॉडल तैयार किया प्रिंटिंग प्रेस का. 1430s में उसने पहली प्रिंटिंग प्रेस तैयार की स्टारबोर्ग में, जर्मनी में. इस सिस्टम को उसने पूरा कामयाब बनाया 1448 तक, और सबसे पहले उसने बाइबल प्रिंट की इस प्रिंटिंग प्रेस पर. एंड इसकी कितनी कॉपियाँ बनाई? 180 कॉपियाँ बनाई 3 साल के करीब. 3 साल उसको लगे 180 कॉपियाँ बनाने में. सो गुटेनबर्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड ए प्रिंटिंग प्रेस. नाउ प्रिंटिंग प्रेस डिड नॉट कम्प्लीटली रिप्लेस हैंड राइटिंग. बेटा जो प्रिंटिंग थी उसने पूरी तरह से हैंड राइटिंग को रिप्लेस नहीं किया, यानी उसकी जगह नहीं ली उसने हस्तलिखित किताबों की. वाई, क्यों ऐसा हुआ? ऑल्दो प्रिंटिंग वॉज फास्ट, मशीन पर प्रिंट करना, एक दिन में आप 2-3 किताबें निकाल सकते थे, और कहाँ एक किताब को लिखने में महीनों लगने. सो वन बुक टुक many months to write, whereas one book could be printed in 1 day. So then also, why did not these hand printing material was replaced by this machine printing? What did it happen? So they closely resembled manuscripts. Closely resembled. They looked like each other. Handwritten material and printed material. See, why was this so? In appearance and layout, because the molds which were made to make alphabets, their shape was same as the written alphabets. The alphabets prepared in that molds were same type as they were written by scribes, because scribes were the persons who wrote in a stylish way. They were experts in writing. So the shape of the alphabets was the same. That is why they say that in appearance, in looking, and in layout, and in printing, they were same type. Metal letters imitated handwritten style. Imitated means they copied the handwritten style. The letters were same type. Borders, patterns were made by hand. Only printing of written material was done. So the borders made on the sides of the written material, or the patterns you say, and the pictures were painted. These all were done by hand, as you see in this book. See here, written material with machine, and this all by hand. Pictures were painted. Books for rich, and the books which were printed for rich people, that we learned for in
before some back was luxurious editions in which blank spaces were left in the book, where design was chosen by whom? The rich person. Painting schools were also decided, and there they were sent for painting, for designing. That is why they could not take the complete place of handwritten material. क्या हुआ कि ये जो प्रिंटिंग मटेरियल था ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाथ से हस्तलिखित काम था. क्यों? क्योंकि देखने में और बनतर में दोनों एक समान थे. जो मोल्ड में, जो सांचे में अल्फ़ाबेट तैयार किए जाते थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हाथ लिखित. क्योंकि कॉपिंग किससे की गई थी? उस हाथ लिखित काम से, उन अक्षरों को बनाने के लिए, उन वर्णों को बनाने के लिए. जो उस पर साइड्स में बॉर्डर बनाई जाती थी, जो बेल बूटे बनाए जाते थे, दे वर मेड बाय हैंड, उन्हें हाथ से बनाया जाता. पिक्चर्स जो थी उन्हें पेंट किया जाता हाथ से. और जो किताबें अमीर लोगों के लिए थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि लग्जोरियस पीपल, अमीर लोगों के लिए, उनकी किताबों में जगह छोड़ दी जाती ताकि वो डिज़ाइन अपने चूज़ करें. और प्रिंटिंग स्कूल्स भी, पेंटिंग स्कूल्स जो थी उनको भी डिसाइड कर लें कि किस स्कूल में उन्होंने भेजना है, और ये खर्चा अलग पड़ता था. दैट इज़ वाई दे कुड नॉट रिजेंबल दी हैंड प्रिंटिंग मटीरियल, इसीलिए वो उसकी जल्दी जगह ले नहीं सका. सी हियर, दिस इज द स्क्राइब, दिस इज द machine. This is the scribe who is a expert in writing, and this is the machine. The letters were formed in the molds, were copied from this scribed material. And see here, this was the shape written by the scribes. This was the shape adopted by the machine molds. And this patterns, these all were made by hand, so they looked alike, both were same, they could not compete it, so that is why printing could not replace these scribed material, that is the handwritten material. Now growing demand of printing press, because books could be printed fast, so the demand for these printing press, that also was growing. मांग भी बढ़ने लगी. Demand increased of this printing press from 1415 to 1550. 100 साल हो गए. Printing presses were set up in Europe. They were only in European countries. Printers traveled to different parts of the world. जो इन किताबों को छापते थे वो पूरी दुनिया में घूमते थे. प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ब्लूम्ड मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई किताबों की. दे फ्लरिश्ड. इन 15th century 20 million, and in 16th century 200 million copies flooded in the market. That means there were number of books, lots and lots of books in the market. Flooded means जैसे हड़ आ जाता है ऐसे बाजार में किताबें दिखाई देने लगी. This led to print revolution. This we can say was a print revolution. That is transformation of hand material to the printed material. So what he says 1450 से 1550 तक प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी वो पूरे यूरोप में फैल गई थी, लगाई गई. प्रिंटर्स जो थे, ये छापे खाने वाले जो थे, दे ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया वो घूमते अपनी किताबें लेकर. किताबों की जो ये प्रोडक्शन थी, ये जो किताबों की छिपाई थी, इट फ्लरिश्ड, बड़ी तेज़ी से बढ़ी है. सो इन 15th century व्हाट ही सेज इन द मार्केट, 15वीं सदी में 20 मिलियन किताबें बाज़ार में आ गई, और 16वीं सदी में ये 200 मिलियन हो गई. यानी जैसे हम कह सकते हैं कि बरसात आने पर नदी में पानी बढ़ता है और फ्लड आते हैं, हड़ आ जाते हैं,
उसी तरह छपाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि किताबों का ढेर लगने लगा बाज़ारों में। तो ये एक तरह की क्रांति थी छपाई के क्षेत्र में। दैट इज़ इन प्रिंटिंग फील्ड दिस वॉज ए ग्रेट रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय द प्रिंटिंग प्रेस। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये जो छपाई की क्रांति आई, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट, द रिजल्ट, हाउ डिड इट अफेक्ट द पब्लिक, it changed. What did it change? It changed lives of people. It changed relationship to information. Information, what we know, what we want to know, that information we got fast from the written material. And knowledge, what you have to learn, skills, opened new ways of looking at things. People saw things in different ways when this printed material came in the market, influenced popular perception. Aam log, the common people, they were influenced by this material. They wanted much material in printing. It was easy for them to learn. Reduced cost of books. Books were not costly now. Many books produced in short time. In little time, number of books were produced. Books flooded in the market, and then the books were in large number in the market. लोगों का जीवन शैली बदल दी, रहने का ढंग संग बदल दिया इसने। एक नाता कायम कर दिया टू इंफॉर्मेशन। जो हम जानकारी लेना चाहते हैं, उस जानकारी के लिए एक नया क्रांति आ गई, नए तरीके से जानकारी मिलनी शुरू हो गई। इसने एक नया संबंध स्थापित कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। दैट मीन्स नाउ थिंग्स वर नोन फास्ट एंड नॉलेज, जो जानकारी, जो आपकी पढ़ाई है उसको बढ़ाया इसने, जो आपका ज्ञान है उसे विस्तृत कर दिया एंड नए रास्ते खोल दिए। लोग जो हैं नए ढंग से, नए तरीके से चीज़ों को देखने लगे, नई सोच उनकी बदल गई। आम जो जनता थी वो इससे काफ़ी प्रभावित होने लगी और इस पर भरोसा भी करने लगी। कीमत जो थी किताबों की वो कम हो गई। बुक्स वर नॉट कॉस्टली। फर्स्ट इफ a book was cost, you say, about 10 rupees at that time. Now that book was of only 50 paisa. So this cost was very very less and common people could buy the books easily. They in little time, थोड़े से समय में बहुत सी किताबें छपकर सामने आ जाती। इस तरह मार्केट में यानी बाज़ार में किताबों का एक तरह से फ्लड, हड़ आने लगा। भारी गिनती में किताबें जो बाज़ार में आने लगी। दिस वॉज इट्स इम्पैक्ट। हाउ डिड इट चेंज द लाइफ ऑफ द सोसाइटी? वॉट वॉज द चेंजेस इन द सोसाइटी? अगर ये भी आ जाए चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल और डिड इट चेंज द सोसाइटी, देन यू हैव टू आंसर दिस। दिस इज द इम्पैक्ट और हाउ डिड दे चेंज द सोसाइटी। एंड नेक्स्ट इज ए न्यू रीडिंग पब्लिक। न्यू रीडिंग पब्लिक, नया एक ग्रुप सामने आया पढ़ने वाला इन द सोसाइटी। ए न्यू ग्रुप emerged who gave their much time to reading, those who loved reading. First reading was limited to cities. पहले क्या था, क्योंकि किताबें जो थी वो हैंड रिटन थी, भारी भारी बनती थी, कैरी करना भी मुश्किल था। these were all, as we learned in the back, that what was the backdrop of these manuscripts. They were fragile, they were very awkward in carrying, they were not easy to take them to one place from another, they were in limited areas. So reading was also limited to cities and elites, that is rich persons and common people to oral work.
कॉमन पीपल, आम जनता जो है वो सिर्फ सुनकर ही काम उनका चलता था. दे वर नॉट एबल टू बाई दीज बुक्स और रीड दैम. वाई? दे वर वेरी कॉस्टली. सो दीज वर लिमिटेड टू सिटीज. शहरों तक ही सीमित थी ये बड़े लोग पढ़ते थे, स्कॉलर्स पढ़ते थे इन्हें. एंड कॉमन पीपल, दैट इज आम पब्लिक जो थी वो इन्हें सुन लेती थी इन लोगों से. हियरिंग वॉज डन collectively in groups people sat and they heard to what? To the ballads. ballads होती हैं जो बड़ी बड़ी प्लेज लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी, जैसे हमने महाभारत देखा, जैसे हमने ये जो बड़ी बड़ी नाटक लिखे जाते हैं. एंड फोक टेल्स जो हमारे इलाके की कहानी जिसे हम कह देते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो सुनाई जाती हैं कथाएं, जैसे हम हीर रांझे की सुनाते हैं, ठीक है, एंड जूलियट की सुनाते हैं, ऐसी ये फोक टेल्स होती हैं, जैसे अलादीन की कहानियाँ हैं, ये सब. एंड दीज वर डन कलेक्टिवली. ग्रुप्स में बैठ जाते लोग, और जो ये पढ़े लिखे थे, जो दीज पीपल हु कुड रीड एंड हु वर रिच, हु कुड बाय द बुक्स, they dictated all this ballads and folk tales to the people. First books were costly. They were not cheap, less in number. They were very few and now could reach wider section. And as the printing started of this book, they could reach to the big section of the society. Hearing public slowly transferred into reading public. So what became the main change was that the public who only heard, that is orally they listened, slowly they changed into reading public. How? The books were not costly now, as we saw the impact. See, first what was it? पहले क्या था? किताबें सिटीज़ तक ही सीमित थी. क्यों? क्योंकि हस्तलिखित जो मटेरियल था उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं था, और सीमित एरिया तक ही उसे ले जाया जा सकता था. अमीर लोग इसे खरीद सकते थे क्योंकि ये बड़ा कीमती था. आम जो लोग थे वो सुनकर ही संतुष्ट हो जाते थे. ये जो कथाएं, ये जो कहानियाँ, ये जो सुनाई जाती थी, जो हम इसे कहते हैं लोकगीत, लोक कथाएं, ये सारी जो हैं, ये लोक कथाएं ग्रुप्स में बैठ के सुनाई जाती थी. पहले किताबें जो थी ये बड़ी कीमती थी, और क्योंकि हस्तलिखित थी, टाइम बड़ा लगता था. उसके बाद साथ ही साथ इनकी गिनती भी बड़ी कम थी. पर अब क्या हो गया? अब ये छपाई ज़्यादा होने लगी प्रिंटिंग प्रेस के आने से, एंड गिनती भी उनकी बढ़ गई. तो ये समाज के बहुत सारे तबकों तक पहुंचने लगी ये किताबें. पब्लिक जो थी पहले जो सुनती थी वो धीरे धीरे इन किताबों को खरीदने लगी और इन किताबों को पढ़ने लगी. ट्रांजिशन वॉज नॉट ईजी. लेकिन ये ट्रांसफ़र जो हुआ, दैट वॉज फ्रॉम हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक, दैट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. इट वॉज नॉट सो ईजी टू ट्रांसमिट दिस हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक. ओनली लिटरेट कुड रीड. लिटरेट, पढ़े लिखे, literate people could read. Others were not. All the people in all the countries were not literated. The maximum people were illiterate, unpढ़ थे. For popularity of books, printers published. Popularity of books. Books को पॉपुलर बनाने के लिए वो क्या पब्लिश करते थे? फोक टेल्स, ballads, that is all books illustrated with pictures. They printed these books with pictures, with borders that were beautifully decorated. They were then sung and recited at gathering. Then where people gathered at coffee shops, tea houses, or in the villages, there they were sung and there they were also read. Oral culture entered print and print material to oral. Yeah. Oral culture entered print, that which first was only orally dictated, orally listened. All material was started to be printing.
And then because these folk tales, these ballads, they were never in printing, they were never printed, they were never handwritten, and this print material to oral, that is, when they was printed, then they were dictated to the persons who were illiterate, and hearing and reading public mingled each other. Hearing public were transferred to reading, reading to the hearing public. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी कि सुनने वाले लोग धीरे धीरे पढ़ने वालों में बदल गए, ये इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति बड़े कम थे और अनपढ़ थे, उनकी गिनती ज़्यादा थी। अपनी किताबों की पॉपुलैरिटी यानी मशहूरी के लिए जो किताबें छापने वाले थे वो क्या छापने लगे? वो छापने लगे लोक कथाएँ, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ। इन सब किताबों को छापने में वो क्या करने लगे? पिक्चर्स, तस्वीरें खूबसूरत उसमें प्रिंट करने लगे, उसमें बॉर्डर्स लगाने लगे ताकि लोग उसको की खूबसूरती को देखकर पढ़ें, उन्हें खरीदें। ये जो फोक टेल्स यानी लोक कथाएँ थी या धार्मिक किताबें थी या धार्मिक जो कथाएँ थी, ये सारी गैदरिंग यानी लोग जब कॉफ़ी हाउसेस पर जमा होते, टी हाउसेस पर जमा होते, बार्बर शॉप्स पर जमा होते या गाँव में जमा होते, तब वहाँ उन्हें गाकर सुनाई जाती या पढ़कर सुनाई जाती। इससे क्या हुआ? सुनने वाला जो मटेरियल जो पहले सिर्फ सुनने तक, यानी हम बच्चों को जैसे कहानियाँ सुनाते हैं, एक था राजा एक थी रानी, ऐसे करके जो दादी नानी हमें सुनाती थी, अब वो सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रह गई, वो छपकर आने लगी। जैसे अलादीन की कहानियाँ थी या और राजे रानियों की थी या भगवान की कथाएं थी जो हमें दादी नानियाँ बुज़ुर्ग सुनाते थे पहले बैठकर, अब वो छपकर आने लगे। एंड प्रिंट मटेरियल टू ओरल, और जो ये छपा हुआ मटेरियल था, जो लोग नहीं पढ़ सकते थे उनको पढ़कर सुनाया जाने लगा। इस तरह सुनने वाले पढ़ने वालों में तब्दील हो गए, पढ़ने वाले सुनाने वालों में, सुनने वालों में तब्दील होने लगे, यानी दोनों एक दूसरे का मिक्सचर बनकर रह गए। एंड नेक्स्ट इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस धार्मिक, डिबेट्स होता है किसी भी चीज़ के फेवर और अगेंस्ट में बोलना। एंड द फियर ऑफ प्रिंट, फियर होता है डर, डर किसका था? छपाई का। रिलीजियस डिबेट्स, लोग जो है धर्म को लेकर, उसकी मान्यताओं को लेकर उस पर नुक्ताचीनी करने लगे, तकरार करने लगे, जो चीज़ें उन्हें नहीं अच्छी लगती थी उसके विरोध में आवाज़ उठाने। दे स्टार्टेड डिबेटिंग ऑन द रिचुअल्स एंड राइट्स ऑफ द रिलीजन which they did not like, they were against it and they wrote on it openly. So the fear of print was in the minds which set up in the minds of these religious persons, church person. Books became popular, but there was also fear about it. Books were popular, although everyone started reading the material which was only orally dictated, that was the stories or the songs that was only sung and were never printed. They all were printed in books. But there was still a fear in the minds of the people that what could be effect of the material of the books, that how will they affect the people who read them, how will they change their mind, what will be its impact on the mind of the people, then how will people react. Control on the print material was needed. So these all things, when they came into the mind of mainly the religious persons and the, you say, ruling personalities, then they thought of that there is a need to control the press, that is print material. There should be some control, that these things should not be published, these things should be published. Fear of irreligious and rebellious thoughts. Then these religious persons were feared that if there is a debate on religion, that the rituals or rites are debated in these books, then there will be rebellions, that people will start
rebelling against the rituals and rites of the religion. Valuable material would be destroyed. That the material which is preserved from long time, which is very valuable, we can in normal language say costly for the religion or for the uh, uh, people who are ruling, that all will be destroyed. People will not read that material, people will not follow that material. एक डर था इन लोगों के दिमाग में, किनके, जो धार्मिक आगू थे और जो राजपाट चलाने वाले थे। धार्मिक आगू वो सोचने लगे कि अगर धार्मिक मान्यताओं पर, उनके विचारों पर तकरार होने लगी तो धर्म में जो है वो एक तरह का क्रांति, विरोध पैदा हो सकता है। लोग आवाज़ उठाने लगेंगे उसके विरोध में। बुक्स क्योंकि पॉपुलर होने लगी, बुक्स लोगों में आम जाने लगी, लोग इनको पसंद करने लगे, तो इनसे एक डर मन बैठ गया इन लोगों के मन में। वो डर क्या था कि अगर ये किताबें लोगों को प्रभावित करने लगी, उनमें छपा जो मटेरियल, जो दस्तावेज जो उनमें छपाई की गई है, जो भी कुछ छापा गया उनमें, ये लोगों के दिमाग पर क्या असर करता है, कैसे उनकी सोच को बदलता है। कहीं ये ना हो कि ये लोगों को बदल कर ही रख दे, जो मान्यताएं अब तक चली आ रही हैं लोग इसका ही विरोध करने लगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि किस हद तक जो प्रिंटिंग मटेरियल है उसको काबू में करना चाहिए, उसके लिए हदबंदियाँ लगानी चाहिए। जो कीमती मटेरियल, जो कीमती दस्तावेज़ पहले थे धर्म के पक्ष में, धर्म की रिवायतों, धर्म की मान्यताओं के लिए जो छपे हुए थे और जो राजपाट चलाने के लिए छपे हुए थे, डर था कि ये सारे कहीं समाप्त ही ना हो जाए। दीज ऑल वर द फियर्स of the ruling parties and of the rulers and the religious persons who were taking the religion in to different parts of the world, that were missionaries. So how did this happen? Now this was role of print in division of the Roman Catholic Church. रोमन कैथोलिक चर्च जो था वो रोम के कंट्रोल में था, बिकॉज जीसस क्राइस्ट बिलोंग्ड टू दिस प्लेस। फर्स्ट क्रिश्चियनिटी वॉज स्टार्टेड इन रोम ओनली, यहूदी यहाँ के थे। सो द रोल ऑफ प्रिंट, व्हाट रोल डिड दिस प्रिंट कल्चर प्लेड इन डिवीजन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, चर्च को बांटने में इसने क्या रोल प्ले किया। द पर्सन वॉज मार्टिन लूथर, हु स्टार्टेड टू स्पीक अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च के विरोध में बोलने वाला पहला व्यक्ति था मार्टिन लूथर। दिस पर्सन इज मार्टिन लूथर। दिस इज हिज बुक न्यू टेस्टामेंट. This is also a Bible and it is the new form of Old Bible. Old Testament, New Testament, Bible के ये दो किताबें मानी जाती हैं। मार्टिन लूथर was a religious reformer, जो धर्म में बदलाव लाने के बारे में सोच रहा था। इसने धर्म में बदलाव लाने के बारे में सोचा। In 1517 he wrote 95 95 thesis नाम की किताब उसने लिखी। मार्टिन लूथर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. His everything can come in one mark like this. In 1517, which book he wrote? That was 95 thesis and criticized the rituals and practices of the church. इस बुक में उसने क्या किया? What did he do in this book? He criticized the rituals and practices. उसने धार्मिक मान्यताओं और रिवायतों का क्रिटिसाइज करना। ही स्पोक अगेंस्ट द rituals and rites of the church. What was happening in the church? He did not like it. He spoke against it in his book 95 Theses.
posted a print copy on a church door in Wittenberg place, where there was a church. On the church door, he put a copy of this 95 thesis book, challenged church to debate on his ideas. He put a challenge before the church. Now you debate, that is, you talk against my ideas which I have given in this 95 thesis book about the religion. What are wrong things going in the religion? He said, no, criticize it. Now speak whether I have said it right or wrong. His ideas were printed in bulk and read widely. Whatever he printed in this 95 thesis was printed in a bulk, that is, in many numbers. Lots of books were printed and read widely. People read it. Many people. Widely means in all over the country. People read, that is in European countries, people read his book 95 Thesis. It led to division within the church. What happened by reading? What was the change in the mind of the people? The church was divided into two portions. One was who believed in the Roman Catholic Church, that as the rituals and rites and practices are going on, they are right. And some they thought they were not right and they had to be changed. So beginning of Protestant Reformation, changes. Protestants, those who protested against these Catholic churches, they were called Protestants. Translation of the New Testament Bible, 5,000 copies sold in a week. Their New Testament, that is new form of Bible, changed form of Bible, was translated, and their 5,000 copies were sold in 1 week in the market. And within 3 months came 2 new editions of this book, that is New Testament. Scholars viewed this as upcoming of new intellectual atmosphere. Scholars, जो लोग विचारक थे, they thought this is upcoming of new intellectual atmosphere. That is, this is coming, a new era is coming up in where a single person can give his views of anything and spread new ideas and spread new views. He can spread in this society. What you have in your mind, you can put them before the society. That led to reformation. That led to new changes in church. New changes were brought. देखिए, मार्टिन लूथर बच्चों कौन था? ये एक धार्मिक आगू था जो धर्म में बदलाव लाना चाहता था और लाया भी. 1517 में इसने एक किताब लिखी 95 थीसिस, जिसमें उसने क्या किया? खंडन किया, पूरा विरोध किया धार्मिक रिवाजों का, धार्मिक मान्यताओं का, धर्म में जो गलत काम किए जा रहे थे. दैट इज चर्च, दैट इज क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म में. इसने क्या किया? विटनबर्ग नाम की एक जगह पर, वहाँ एक चर्च के दरवाजे पर उसने 95 थीसिस की एक प्रिंटेड कॉपी, यानी उसकी एक कॉपी वहाँ पर छोड़ दी, और ये भी कह दिया कि अगर चर्च में हिम्मत है तो वो इसके विचारों का विरोध करें. और उसके जो विचार थे, विचारधारा इस 95 थीसिस बुक में छपी थी. बड़ी भारी गिनती में किताबें छपकर सामने आई 95 थीसिस की. उन्हें बहुत लोगों ने पढ़ा. इससे क्या हुआ कि चर्च 2 हिस्सों में बट गया, जिसे हम शुरुआती क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. चेंजेस, प्रोटेस्ट करने वाले जो विरोधी थे चर्च के, रोमन कैथोलिक चर्च के, उसके विचारों के, वो उसमें बदलाव लाना चाहते थे, और बहुत से लोग आगे आकर खड़े हो गए. ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट, एक नई बाइबल उसने बिल्कुल चेंज फॉर्म, जिसमें उसने नई विचारधारा अपनी
छापी, वो उसकी ट्रांसलेशन सामने आई, जिसमें कि 500 कापियाँ एक हफ्ते में बिक गई बाज़ार में। और अगले 3 सालों में उसने इसके नए 2 एडिशन बाज़ार में ला खड़े की। स्कॉलर्स जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने इस बदलाव को किस रूप में देखा कि हर व्यक्ति जो है, अब ये समा आ गया कि हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को लोगों के सामने पेश कर सकता है और अपने विचारों को फैला सकता है। और अगर लोगों को ये पसंद आ जाए तो ये एक बदलाव में तब्दील हो जाएंगे, ये समाज में एक नया बदलाव लाएंगे। तभी उन्होंने कहा दीज आइडियाज़ लेड टू रिफॉर्मेशन। बदलाव को जगह मिलने लगी समाज में इन चीज़ों से। प्रिंट एंड डिसेंट जो छपाई थी, उसके साथ लोगों की असहमति, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आम लोग सहमत, दोज आर नॉट पॉपुलराइज्ड इन दी society, people don't like them, some people, some are against them, these are called dissent. When you are not agreeing with the ideas of someone, so print, that is छपाई, उसके साथ बहुत से लोग सहमत नहीं थे। मेनोचियो, he was a person. What did he do? He was a miller in Italy. इटली का रहने वाला मिलर, इसकी चक्की चलती थी, मिलर था, चक्की का काम करता था। read books on the locality. He had a passion for books and he read all the books that came in the locality. Reinterpreted the message of the church. जो चर्च के मैसेज था, the message which was given in the church, he reinterpreted, means he said these ideas were not right, these were wrong, these changes should be brought in the church. Formulated view of God and creation. He gave new ideas of what is God. He changed the idea of God and creation, how he created the world. This enraged the Roman Catholic Church. Enraged, गुस्सा दिलाना. This enraged the Roman Catholic Church, were disturbed by his ideas. They changed into cruelty. He was hauled twice and finally executed. 2 times he was captured and then at the end he was executed. That is, he was hanged. मिन्यूशियो कौन था? वो एक चक्की चलाने वाला था, इटली का रहने वाला, जो उसकी लोकेलिटी में, उसके इलाके में किताबें आती वो सारी पढ़ता। जो चर्च के मैसेज थे, जो चर्च संदेश भेजे, जो चर्च ने, जो चर्च के संदेश थे, वो उनको एक अलग तरीके से देखता और उनमें बदलाव लाता। उसने नए आइडिया दिए कि भगवान क्या है, भगवान की ये बनाई दुनिया क्या है। इससे रोमन कैथोलिक चर्च वो एनरेज, बहुत गुस्से में आ गया। 2 बार उसे पकड़ा, तसीहे भी दिए, पर जब वो नहीं बदला तो उन्होंने उसे मार दिया। ट्रबल्ड बाय द इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ फेथ, रोमन चर्च जो था, रोम का जो चर्च जिसे कैथोलिक चर्च कहते हैं, that was troubled by the effects means उसके impacts जो थे, they were very much disturbed by them. लोग उसे पढ़ते, people read and started questioning the faith of Roman Catholic Church. लोग जो हैं उसे पढ़ते और पढ़कर प्रश्न करने लगे चर्च के उस विश्वास पर जो लोगों को वो विश्वास दिला रहा था। इससे रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसे लगा कि दे आर इन डिस्टर्बेंस, वो खतरे में है। सो दे व्हाट डिड दे इम्पोज सीवियर कंट्रोल ऑन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द पब्लिशर्स एंड द बुक सेलर्स एंड बिगैन मेंटेनिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1588। इंडेक्स
एक a new text was prepared, that which to note down that which books were not to be published and which were to be published. क्या हुआ कि जैसे ही मिनोशियो, या हमने पीछे पढ़ा कि जो थे सॉरी मिनोशियो जो थे, उनकी जो मैसेज थे चर्च से आए हुए, जो उन्होंने उसमें बदलाव लाया और जो उन्होंने व्यूज़ दिए भगवान और उसकी बनाई दुनिया के लिए, उससे चर्च को गुस्सा आया। चर्च जो था उसने उसे ये लगा कि मार्टिन लूथर के व्यूज़ जो थे वो भी काफ़ी प्रभावित कर रहे थे लोगों को, तो इससे उसे लोगों ने प्रश्न करने शुरू कर दिए चर्च को, यानी धार्मिक आगुओं को। इससे वो लोग घबरा गए और उन्होंने क्या सोचा कि जो पब्लिशर्स हैं, जो बुक्स छापते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, उन्हें सख्ती से काबू में किया जाए और जो किताबें बेचते हैं उन पर भी पाबंदियां लगाई जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक किताब तैयार की कि जिसमें लिखा गया कि कौन सी किताबें जो 1558 से मार्केट में नहीं आएंगी, जिनकी छपाई नहीं की जाएगी, और कौन सी किताबें हैं जो छापी जाएंगी। So children, if you liked my video, then please like it, share it and subscribe it, and also comment in my comment box. Thank you for listening my video. Be safe, be at home.